So in yesterday's class we discussed about the female reproductive system structure. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर लिया और आज हम बात करेंगे एक्चुअली कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ये दो स्ट्रक्चर्स हमको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। हाँ, हमने ये बात की कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो टेस्टिस है, टेस्टिस में रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट फॉर्मेशन होगा, यानी जो मेल गैमेट है, मेल जर्म सेल है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो यहाँ पे तैयार होगी बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस के बाद जब वो स्पर्म्स जो तैयार होंगे वो एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाएंगे और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो बाहर निकलेंगे इस रास्ते से। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है जो इसमें एक विस्कस लिक्विड डालेगी जिसको हम सीमन बोलते हैं। सीमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट, दैट इज न्यूट्रिशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। इसके साथ ही यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन इस सीमन में ही ऐड कर देता है। जिस समय इजैकुलेशन हो रहा होता है और स्पर्म्स बाहर निकल रहे होते हैं उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी इसके साथ में इसको पुश करने में हेल्प करता है बाहर की तरफ। यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रीशन सबसे पहले रिलीज करता है सो दैट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक मीडियम कैन बी डन इन द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको यहाँ पे यूरेथ्रा लिखा हुआ है। हाँ, इन मेल्स the passage of urine and the semen is the common। यूरिन की वजह से, क्योंकि यूरिन में यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड की वजह से इसका पीएच थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मतलब ये एसिडिक मीडियम होगा यहाँ पे, और एसिडिक मीडियम इज़ नॉट सूटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म्स। तो स्पर्म्स निकलते समय डिस्ट्रॉय ना हो जाए उसके लिए सबसे पहले काउपर्स ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन इस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है जिससे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये बात हमने कल भी करी थी। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स द पेनिस बिकम्स हार्ड एंड इंसेमिनेट्स द सीमन इनटू वेजाइना। हाँ, द रिलीज ऑफ सीमन इनटू वेजाइना इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन पेनिस ने किया इनटू वेजाइना, यहाँ पर स्पर्म्स आ गए हैं। ठीक है, अब जब स्पर्म्स यहाँ पे आ गए हैं यानी सीमेन यहाँ पे आ गया है तो अब स्पर्म्स को मूव करना है सर्विक्स को पार करके। हमने कहा था कि जो ओवरीज है, ओवरीज में ओवा होते हैं यानी एग्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से एवरी मंथ one ovum will get released. This release of ovum is known as ovulation। तो ओव्यूलेशन जब होगा तो फेलोपियन ट्यूब में ओवम चला जाएगा, इधर या इधर जहाँ भी होगा, और जब इसमें चला जाएगा तो फिर वो मूव करके इट विल वेट फॉर द स्पर्म इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब ओनली। फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंसेमिनेशन के दौरान स्पर्म्स वेजाइना में गए तो वो ये सर्विक्स वाला बैरियर पार करके एंड दे विल मूव इन आइदर साइड। जहाँ पर भी ओवम होगा उस ओवम के पास वो पहुँच जाते हैं। हालांकि बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं लेकिन ओवम तक इतने सारे नहीं पहुँच पाते। वेरी फ्यू ऑफ देम, हार्डली अराउंड 50 to 60 स्पर्म्स ओवम के पास पहुंचते हैं और उसको चारों तरफ से इस तरह से सराउंड कर लेते हैं, उसको इस तरह से क्लॉग कर देते हैं लाइक दिस। हमने कहा था कि द पॉइंटेड टिप ऑफ द स्पर्म सेल इज नोन एज एक्रोजोम। तो ये अपने एक्रोजोम वाले एरिया से, एक्रोजोम वाले साइड से इसको टच करते हैं जो ओवम की मेम्ब्रेन है उसको। ओवम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फीमेल उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओवम के अंदर है और स्पर्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है मेल का। ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, इन दोनों को कंबाइन होना है, फ्यूज़ होना है और डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनानी है। तो ये क्या होगा, ये एक्रोसोमल पार्ट सबका एक इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए कुछ लिक्विड रिलीज़ करेगा और ये जब डिसॉल्व कर देगा
इनमें से कोई भी एक जैसे ही डिसॉल्व कर देगा तो फिर यहाँ से जेनेटिक मटेरियल निकल के इसमें एंटर कर जाएगा। ओनली जेनेटिक मटेरियल विल एंटर, द अदर पार्ट्स ऑफ द स्पर्म इंक्लूडिंग फ्लैजिला विल स्टे आउटसाइड। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल मेल का फीमेल मतलब ओवम में एंटर करेगा, वैसे ही यहाँ पर एक एडिशनल लेयर बन जाएगी। यानी अब बाकी स्पर्म्स के लिए इसको पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पेनिट्रेशन केवल एक ही स्पर्म कर सकता है, वो उसने कर दिया। जब वो इसको पेनिट्रेट करेगा तो उसके बाद फिर बाकी सारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब बाकी सब किसी भी इस जो बाकी जितने भी हमको ये दिख रहे हैं स्पर्म्स, ये सब यहाँ से डिस्ट्रॉय होकर के गायब हो जाएंगे, है ना। जो जिसने फर्टिलाइज किया है वो भी गायब हो जाएगा, है ना। अब उसका जेनेटिक मटेरियल तो अंदर आ गया, तो यानी अब ये जाइगोट बन चुका है। जब ये जाइगोट बन जाता है तो इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब ये डिवाइड करना शुरू करता है एंड अब ये एम्ब्रियो कहलाता है। अब एक प्रोसेस शुरू हो गई है विच इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ शुरू हो गई? ये राइट देयर इन द फेलोपियन ट्यूब ही स्टार्ट हो गई है एंड नाउ इट विल कम आउट टू गेट इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जिसको हम यूट्राइन वॉल बोलते हैं। तो यूट्रस की वॉल तो पहले से ही अपनी तैयारी कर रही थी। क्या तैयारी कर रही थी कि उसकी वॉल पे सब जगह एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस उसकी लाइनिंग बना ले रही थी और उसके साथ में ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क प्रिपेयर होता जा रहा था। ऐसा इसलिए था कि एक तो जब फर्टिलाइज्ड ओवम यानी जाइगोट जब कुछ सेल्स के साथ वहाँ पे पहुँचेगा तो उसको इस वॉल पर इम्प्लांट होते समय कोई जर्क ना लगे, कोई झटका ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट सेल है। और दूसरी बात कि जब ये इम्प्लांट हो जाए तो इम्प्लांटेशन के बाद इट कैन एक्सचेंज द यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द मदर्स बॉडी, यानी ब्लड की हेल्प से इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए और अपना बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज़ आल्सो टू बी थ्रोन आउट इनटू द मदर्स ब्लड। और कोई तरीका नहीं है इसका एक्सक्रीशन का। तो इस सब के लिए ये यूट्रस तैयारी करता है, चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे नहीं हो। एवरी मंथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉडी से बाहर चला जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल रिलीज। मेंस्ट्रुअल रिलीज के दौरान ये प्रिपरेशंस इंक्लूडिंग म्यूकस एंड उसके साथ में जो ब्लड है वो भी बाहर निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन इज द रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम अलॉन्ग विद द म्यूकस एंड ब्लड थ्रू द विजाइनल पाथ ऑफ द फीमेल्स बॉडी। ये मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल रिलीज एक ही बात है। ये इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 8 डेज लग सकता है और नॉर्मली 5 to 6 डेज में ये हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर डे 9 से लेकर के डे 14-15 तक कभी भी ओव्यूलेशन फिर से होगा। अब की बार अल्टरनेट ओवरी से होगा। फिर से यूट्रस अपने आप को इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए प्रिपेयर करेगा। फिर से म्यूकस की लेयर बनेगी, फिर से ब्लड कैपिलरीज इसी तरह से डेंस नेटवर्क बना करके सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और फिर ओवम अगर नहीं आएगा तो फिर आफ्टर डे 28 नया मेंस्ट्रुअल रिलीज शुरू होगा। ये एवरी मंथ होते रहता है। क्योंकि ये एवरी मंथ होते रहता है इसलिए हम इसको साइकिल बोलते हैं। तो वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ अ सिंगल मंथ। 28 डेज to 30 डेज के बीच का इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बन जाएगा तो मेंस्ट्रुअल रिलीज बंद हो जाएगी। अब जो यहाँ पर म्यूकस है वो काम की है। अब ये जाइगोट जिसने पहले ही सेल डिवीज़न यहीं शुरू कर दिया है, कुछ सेल्स के साथ में एम्ब्रियोनिक फॉर्म में यहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा ऑन द यूट्राइन वॉल, यानी वहाँ जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और अब उसका एक कांटेक्ट क्रिएट हो जाएगा विद द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क लाइक टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा।
यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो बेसिकली एक टिश्यू है, एक डिस्क लाइक टिश्यू है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि समझो यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, तो हम इसे यूँ देखें, एम्ब्रियो की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मदर की तरफ ब्लड स्पेसेस होते हैं, और ये इस तरह का एक सैक बन जाता है जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। एम्ब्रियो हमको कुछ कुछ इस तरह का दिखता है, या आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए एक सिंबॉलिकली बना रहा हूँ कि समझो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो अब इसका कुछ स्पेसिफिक शेप आने लगा है। ये उसका हेड हो सकता है, ये उसका टेल हो सकता है, यानी लोअर पार्ट हो सकता है, ये उसकी बॉडी है, अंदर कैविटी बन रही है तो इसमें इंटेस्टाइन होगी, इधर हार्ट होगा, ये सब उसकी बॉडी के पार्ट्स इंटरनली बनना शुरू हो गए हैं। दिस इज प्लेसेंटा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं हम इनको विल्लाई बोलते हैं। आपको पता है विल्लाई क्या होता है, आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात कर रहे थे, तब हमने विल्लाई वर्ड यूज़ किया था। यहाँ पे पीछे की तरफ ब्लड कैपिलरीज है, यानी मदर की बॉडी की तरफ, और एम्ब्रियो की तरफ इसमें इस तरह के विल्लाए हैं। तो ये एक ट्यूब के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है। इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, आपने शायद नाम सुना हो कभी। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये प्लेसेंटा और डेवलपिंग एम्ब्रियो आपस में कॉन्टैक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी प्लेसेंटा का रोल क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड it helps the embryo to remove its nitrogenous waste। यानी एम्ब्रियो की बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया यूरिक एसिड बन रहा है उसको ब्लड में डाल करके मदर की किडनी से रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो काम भी प्लेसेंटा का ही है। यानी प्लेसेंटा यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को इधर सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी टुवर्ड्स एम्ब्रियो, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी टुवर्ड्स एम्ब्रियो, और वेस्ट की सप्लाई होगी टुवर्ड्स मदर्स ब्लड। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता रहता है। हाँ, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एमनियोनिक सैक बोलते हैं, और इसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर ये सर्वाइव करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो इसमें सर्वाइव करता है। अब होगा क्या कि हालांकि ये सब बातें तो खैर आपके सिलेबस से बाहर की बातें, आप सिर्फ ये समझो कि प्लेसेंटा का रोल, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि 3 रोल्स प्लेसेंटा के जो कि प्लेसेंटा ने परफॉर्म करने हैं, और उसके अलावा हम कहते हैं कि अब ये साइज बढ़ाता जाएगा अपना, तो एम्ब्रियो की वॉल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, तो ये एम्ब्रियो जो है इट गिव्स द प्लेस फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि वो एम्ब्रियो जो है वो अपना प्लेस जो है उसको सिक्योर करे, मतलब कि वो अपना पूरा एम्ब्रियो जो है होगा वो यूट्रस में पूरा फैल जाएगा। यूट्रस की वॉल्स जो है वो फ्लेक्सिबल वॉल्स है ना। एम्ब्रियो अपना साइज बढ़ाएगा तो यूट्रस जो होगा वो उसको अपने अंदर फिट कर लेगा। आपने देखा किस तरह से एम्ब्रियो अपना शेप चेंज करता जा रहा है। अब उसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती है वो टिश्यू में, ऑर्गन में और सिस्टम में डेवलप होती जा रही हैं। हाँ, इस पूरी प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का टाइम लगता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हाँ, जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में 9 मंथ का है अप्रॉक्सीमेटली। 34 to 36 वीक्स के बीच में कुछ टाइम लग सकता है। इस दौरान ये एक फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज फीटस? FOETUS। फीटस इज डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो, यानी वो एम्ब्रियो जो जिसमें सेल्स ने अब टिश्यू का और फिर टिश्यूज ने ऑर्गन का और फिर ऑर्गन्स ने सिस्टम का फॉर्म ले लिया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो चुका है। तो अब ये एक स्पेशलाइज्ड एक ऐसी बॉडी है जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो
यहाँ से हम थोड़ा सा ये पूरा अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए स्टडी कर लें। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. They travel upwards and reach the oviduct fallopian tube where they may encounter the egg. The fertilized egg zygote starts dividing and forms a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. This is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. हमने इसको gestation period बोला. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. Uterus की muscles का contraction करने के लिए भी एक special हार्मोन की ज़रूरत है. उस हार्मोन को हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, है ना. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आर द टू हार्मोन्स रिलीज बाय द ओवरीज. हमने कहा था कि जो गोनैड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस हैं, चाहे आप टेस्टिस की बात करें चाहे ओवरीज की बात करें, वो अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे आर ऑल्सो द डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. तो ये अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं. मेल में तो हमने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस और गेमेटोजेनेसिस एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सिमिलर टाइप के फीचर्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के फीमेल्स में होते हैं. यानी फीमेल भी ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है, यानी ओवम रिलीज को कंट्रोल करता है, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन फीमेल को कंट्रोल करता है. यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन एस्ट्रोजन का रोल है, बट वंस फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो फर्टिलाइजेशन से पहले इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट के लिए यूट्रस को तैयार करना, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, मतलब कि फीटस के बॉडी से बाहर आने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक मूवमेंट ऑफ यूट्राइन वॉल, इस सब के लिए प्रोजेस्टेरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ तक कि थोड़ा रोल प्रोजेस्टेरॉन का लैक्टेशन में भी है, क्योंकि अब इस फीटस को जब ये बॉडी से बाहर आएगा मदर की, जब हम उसको इन्फेंट बोलने लगेंगे, फीड करने की ज़रूरत है, तो लैक्टेशन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स वो भी इसका एक रोल में शामिल है. हाँ, तो विद दिस हमें ये बातें पता चल गई. स्पेसिफिकली हमको प्राइमरीली हमें ये बातें पता चल गई कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर स्पर्म के जाने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, है ना. इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो इन द यूट्राइन वॉल, और फिर उसका डेवलपमेंट, उस दौरान क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा, हाउ द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द फीमेल्स बॉडी, मदर्स बॉडी. ये सब बातें हमको एक सीक्वेंस की फॉर्म में याद कर लेना चाहिए. यहाँ पे ये क्लैरिटी ज़रूर होना चाहिए कि जो डेवलप्ड चाइल्ड है वो वेजाइनल पाथ से ही बाहर आता है, हाँ, अगर उसको नेचुरली बाहर आने दिया जाए तो. अदरवाइज अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो समटाइम्स डॉक्टर्स डिसाइड टू कट इट फ्रॉम दिस प्लेस और यहाँ से उसको बाहर निकाल सकते हैं, है ना. ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फीटस होता है. कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब कोई भी एबनॉर्मेलिटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ डिलीवरी हो तो. अदरवाइज ये नॉर्मली बाहर आएगा वेजाइनल पार्ट से. उसके लिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है. ठीक है, तो विद दिस आवर डिटेल्स फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इज ओवर.
ठीक है, अब हम एक लास्ट सप्लीमेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से हमको क्वेश्चन ज़रूर आता ही है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको प्राइमरीली 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में देखना है, हाँ, हमें किस तरह के कौन सी बैक्टीरियल या वायरल एसटीडीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे, जहाँ 2 तरह की बात होगी। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स किस किस तरह के होते हैं, यानी कि वो तरीके जिनसे पॉपुलेशन को या चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो देखेंगे। और उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल में पॉपुलेशन के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात होगी कि क्या फ़र्क पड़ता है एक बड़ी पॉपुलेशन का या एक कंट्रोल्ड पॉपुलेशन का ऑन आवर सोसाइटी, ऑन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तब तक आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से, इंक्लूडिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें। सारे टेक्निकल टर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं आप उसको देखें, आपकी बुक में कहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने आपको शो भी किया कि किस जगह आपको रीडिंग करनी है, तो रीडिंग प्रॉपरली करें। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बार बार बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बना करके प्रैक्टिस करें, लेकिन उसमें लेबलिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। लेबलिंग का ध्यान दोनों पे ही देना है ना। लेबलिंग ज़रूर पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट का नाम क्या है। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला सेक्शन कल हम करेंगे और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।